हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना राहुल छावड़ा और अपना चैप्टर 7 का लास्ट टॉपिक चल रहा था एलसी ऑसिलेशन। इसके बाद अपना चैप्टर खत्म है, फिर अपन एनसीईआरटी क्वेश्चंस देखेंगे। एलसी ऑसिलेशन में पढ़ने से पहले दो चीज़ समझो कि एक तो सेल्फ इंडक्टिव कोयल जो होती है, उस सेल्फ इंडक्टिव कोयल में यदि करंट फ्लो हो रही है तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होती है, और एक अपन ने देखा था यदि कैपेसिटर पर चार्ज होता है तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होती है। तो दोनों चीज़ें मैं रिपीट कर देता हूँ कि यदि सेल्फ इंडक्टिव कोयल है और इसका सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट कैपिटल एल है और इसमें मान लो करंट जो फ्लो हो रही है वो आई नोट फ्लो हो रही है, तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो जो मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती है, अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, और इसका फॉर्मूला होता है 1/2 एल आई नोट स्क्वायर। जो सेल्फ इंडक्टिव कोयल होती है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट कैपिटल एल है, जिसमें आई नोट यदि करंट फ्लो हो रही है तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती है, और उसका फॉर्मूला होता है 1/2 एल आई नोट स्क्वायर। ऐसे ही यदि एक कैपेसिटर होता है जिसकी कैपेसिटेंस C है और इस पर चार्ज यदि Q नोट आ जाता है तो इसमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में होती है, और उसका फॉर्मूला होता है Q नोट स्क्वायर अपॉन 2C। पढ़े हैं अपन ने दोनों फॉर्मूले। इसके तो फिर तीन फॉर्मूले आए थे, हाफ CV स्क्वायर या 1/2 QV, तीन फॉर्मूले बने थे, Q स्क्वायर बाई 2C या हाफ CV स्क्वायर 1/2 QV। ठीक है, तो अपन ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे Q नोट स्क्वायर अपॉन 2C। ठीक है, तो यदि मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है तो हाफ एल आई नोट स्क्वायर होता है, जब करंट आई नोट है, आई होगी तो हाफ एल आई स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही जब इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होती है तो कैपेसिटर में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होती है वो होती है Q नोट स्क्वायर अपॉन 2C, चार्ज Q होगा तो यहाँ पे Q स्क्वायर बाई 2C आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें अपने यहाँ पे काम में आएगी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे पहले बता दिया। अब बात करते हैं एलसी ऑसिलेशन की। एल और सी दो चीज़ें इसमें काम में आ रही है, तो इसलिए अपन ने नाम लिखा है एलसी ऑसिलेशन। ठीक है, अब एलसी ऑसिलेशन को समझोगे एलसी ऑसिलेशन क्या चीज़ है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, सबसे पहले कैपेसिटर लिया है, उस कैपेसिटर को किसी एसी सोर्स से कनेक्ट किया, जिससे इस एसी सोर्स के कारण क्या आ गया, इसके ऊपर चार्ज आ गया, और जितना चार्ज ये ले सकता था उतना इसने मैक्सिमम ले लिया। तो मैंने मान लिया कि इसके ऊपर Q नोट चार्ज आ गया, तो इसने जो एनर्जी स्टोर कर ली है इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में वो कितनी हो गई है, Q नोट स्क्वायर अपॉन 2C हो गई। अब मैंने क्या किया है, अब इस कैपेसिटर को यहाँ से बैटरी से कनेक्शन हटा दिया। ठीक है, बैटरी से तो कनेक्शन हटा दिया है और मैंने इसको जोड़ दिया है एक इंडक्टिव कोयल से। ठीक है, तो मैंने कुछ ऐसा किया कि यहाँ से मैंने बैटरी से तो इसका कनेक्शन हटा दिया। ठीक है, ये मान लो इस तरह से है, ऐसे, ये तो एक सेल्फ इंडक्टिव कोयल है और मैंने इसका बैटरी से कनेक्शन हटाया कैपेसिटर का, और इसको मैंने जोड़ दिया सेल्फ इंडक्टिव कोयल से, और फिलहाल मैंने इसको क्या कर रखा है, डिसकनेक्ट कर रखा है। तो फिलहाल जो एनर्जी है इसके पास में कैपेसिटेंस C है, चार्ज इसके पास कितना आ गया था, Q नोट। तो जो एनर्जी है फिलहाल वो सारी की सारी कौन सी फॉर्म में है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में है, और वो कितनी है वो देखेंगे तो अपने पास में आ जाएगी Q नोट स्क्वायर अपॉन 2C। यहाँ से कोई करंट फ्लो हो नहीं रही, सेल्फ इंडक्टिव कोयल L तो है लेकिन कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, तो करंट फ्लो नहीं हो रही तो मैग्नेटिक एनर्जी कितनी है, 0। ठीक है, एलसी ऑसिलेशन में अपन देखेंगे क्या, एलसी ऑसिलेशन अपन ये देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ई बी में कन्वर्ट हो रहा है, बी ई में कन्वर्ट हो रहा है, ई बी में कन्वर्ट हो रहा है, बी ई में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसे ही आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट होते जाएंगे। इसी को अपन नाम देते हैं एलसी ऑसिलेशन। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, जैसे ही मैंने की को यहाँ से कनेक्ट किया तो ये वाली प्लेट मैंने मान लिया फिलहाल पॉजिटिव थी, ये वाली प्लेट अपन ने मान लिया फिलहाल नेगेटिव थी। ठीक है, तो जैसे ही मैंने कनेक्ट किया तो कुछ चार्ज जो है वो इधर से इधर फ्लो होना शुरू हो गया, यानी कि कैपेसिटर पे जो चार्ज स्टोर था वो सर्किट में आना शुरू हो गया। तो कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर था वो सर्किट में आना शुरू हुआ, तो मैंने मान लिया कि जब कुछ चार्ज कैपेसिटर पे रह गया और कुछ चार्ज सर्किट पे आ गया, उस टाइम की कंडीशन को अपन बनाते हैं कि कुछ चार्ज तो कहाँ रह गया, कैपेसिटर पे रह गया, कुछ चार्ज सर्किट में रह गया, इस पर चार्ज क्यों आ गया, इसमें करंट मान लो आई फ्लो होने लग गई। तो जैसे इसमें करंट फ्लो होने लग जाएगी तो इसके अंदर क्या होने लग जाएंगे, सेल्फ इंडक्टेंस होने लग जाएगा, जिससे फ्लक्स इसके अंदर जो है वो जनरेट होने लग जाएगा। ठीक है, ये मान लो ऐसे इसके अंदर फ्लक्स जनरेट होने लग गया। तो जैसे ही इसके अंदर ऐसी कोई कंडीशन बनी तो अब एनर्जीज की यदि अपन बात करें तो अब एनर्जी का क्या होगा, कुछ एनर्जी यानी कि हाफ एनर्जी तो किस में हो जाएगी, अब इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, और अब करंट फ्लो होने लग गई तो हाफ एनर्जी किस में फ्लो होने लग जाएगी, मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में फ्लो होने लग जाएगी, हाफ एल आई स्क्वायर, और ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2C। मान लो इस पर चार्ज Q आ गया, तब हो गया।
फिर क्या होगा, नेक्स्ट कंडीशन में यदि अपन बात करें तो नेक्स्ट कंडीशन में सर्किट में चार्ज ऐसे ही फ्लो होता रहेगा, ठीक है। कैपेसिटर डिस्चार्ज होता रहेगा और जब कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा उस टाइम पे सर्किट में करंट जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी कि जितनी मैक्सिमम जितना चार्ज रहेगा वही तो मैक्सिमम करंट पैदा कर देगा। तो जब इसका मतलब ये हो गया, नेक्स्ट कंडीशन में अपन ये बोल सकते हैं कि ये अपनी सेल्फ इंडक्टिव कोयल थी और ये अपना कैपेसिटर था यहाँ पे, ठीक है, और ये कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो गया। फुल्ली डिस्चार्ज होते ही इसका मतलब सर्किट में करंट जो हो गई वो मैक्सिमम हो गई और मैक्सिमम करंट को अपन डिनोट करते हैं आई नोट से, ठीक है। तो ये कैपेसिटर हो गया, ये अपना इंडक्टिव कोयल हो गई और यहाँ पे अपन बोलेंगे कि इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, जब सर्किट में चार्ज ही नहीं रहा, सॉरी कैपेसिटर में चार्ज ही नहीं रहा, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी हो गई, 0, और सारी की सारी जो एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, अब मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। और मैग्नेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 1/2 LI0² हो गई। और जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स इसके अंदर, अब सर्किट में करंट मैक्सिमम हो गई तो इसमें अंदर फ्लक्स जो होगा वो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैक्सिमम फ्लक्स अपन इसमें दिखा देंगे कि इस टाइप से इसके अंदर मैक्सिमम फ्लक्स आ गया। फिर क्या होगा, नेक्स्ट कंडीशन में सर्किट में करंट ऐसे ही फ्लो होती रहेगी। तो अब ये वाला प्लेट जो है इस पे कैसा चार्ज आने लग जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस प्लेट के पास कैसे चार्ज आने लग जाएगा, नेगेटिव चार्ज। यानी कि फिर से सर्किट के अंदर जो कैपेसिटर है उस कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर होना शुरू होगा, लेकिन अपोजिट पोलैरिटी के साथ में, ठीक है। तो ये मान लो कैपेसिटर था, ठीक है, और इसके पास में अब इसके पास तो आ गया पॉजिटिव चार्ज, इसके पास आने लग जाएगा नेगेटिव चार्ज, जिससे फिर से कुछ एनर्जी तो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और कुछ एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में ही रह जाएगी और प्रोसेस जो है वो ऐसे ही चलता रहेगा। तो सर्किट में करंट कम हो गई तो इसका मतलब फ्लक्स जो होगा वो फ्लक्स भी क्या हो गया, इसके अंदर कम हो गया फ्लक्स कम, ठीक है। और सर्किट में अपन बोलेंगे करंट कैसी होगी, ऐसी ही रहेगी आई, ठीक है। फिर और क्या होगा, फिर ये करंट ऐसे ही फ्लो होती रहेगी क्योंकि ये फ्लक्स जो है वो इसको ऐसे ही फ्लो करवाता रहेगा, चाहेगा नहीं कि करंट की डायरेक्शन चेंज हो। तो इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप में सारी की सारी करंट जो होगी वो कन्वर्ट किस में हो जाएगी, वो कहाँ चली जाएगी, कैपेसिटर के पास चला जाएगा सारा के सारा चार्ज। जब सारा के सारा चार्ज कैपेसिटर के पास चला गया तो उस कंडीशन में सर्किट में करंट जो हुई वो कितनी हो गई, 0 हो गई। और सर्किट में जब करंट 0 हो गई तो उस कंडीशन में जितनी भी एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी आ गई कितनी, Q0² इसके बाद चार्ज कितना आ गया, Q0, और मैग्नेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 0। आ रही चीज़ सामने। तो पहले तो क्या हुआ, पहले तो इलेक्ट्रिक एनर्जी थी वो कन्वर्ट किस में हुई, कुछ मैग्नेटिक एनर्जी में, फिर कंप्लीट मैग्नेटिक एनर्जी में, फिर मैग्नेटिक एनर्जी कंप्लीट कन्वर्ट हुई इलेक्ट्रिक एनर्जी में, फिर वापस से इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब ये वाली जो कंडीशन थी इसमें क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप यदि अपन बनाना चाहें तो अब करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाएगी। कैपेसिटर फिर से डिस्चार्ज होना शुरू होगा, करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू होगी। तो करंट जब अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू होगी तो उस टाइम पे कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। और ये मान लो ये कैपेसिटर था अपना, इसके पास में तो चार्ज नेगेटिव रह गया, इसके पास चार्ज पॉजिटिव रहेगा, कुछ चार्ज इसके पास आ गया और कुछ करंट जो है वो सर्किट में आ गई, ठीक है। तो कुछ करंट जैसे ही सर्किट में आई तो उस टाइम पे क्या होगा, कुछ एनर्जी तो इलेक्ट्रिक एनर्जी में रह गई, ये तो इलेक्ट्रिक एनर्जी आ गई, और कुछ एनर्जी किस में रह गई, मैग्नेटिक एनर्जी में रह जाएगी। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, करंट ऐसे ही फ्लो होती रहेगी, ठीक है। कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा, कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा तो सर्किट में करंट जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो अब ये मान लो नेक्स्ट स्टेप में अपन ये बोलेंगे कैपेसिटर जो हुआ वो फुल्ली डिस्चार्ज हो गया, करंट ऐसे की वैसे रह गई, करंट ऐसे ही रह गई, यानी कि मैक्सिमम करंट आ गई इसके पास में I0। तो उस टाइम पे अपना जो इलेक्ट्रिक एनर्जी थी वो तो क्या हो जाएगी, 0, और सारी की सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मैग्नेटिक एनर्जी में हो जाएगा। फिर से कैपेसिटर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट पोलैरिटी के साथ में, अब करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो ये वाली प्लेट पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी, ये वाली प्लेट नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी, यानी कि चार्ज फिर से कैपेसिटर पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा तो अपन ये बोलेंगे कि ये अपना कैपेसिटर था और सारा के सारा कुछ पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, कुछ नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, सर्किट में करंट जो है वो कम हो गई। तो कुछ एनर्जी तो किस में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और कुछ एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाली कंडीशन आ जाएगी, नेक्स्ट स्टेप में अपनी ये वाली कंडीशन आ जाएगी।
इस स्टेप में क्या होगा, जब सारी की सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी। तो फिर से वापस ये साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा। तो हुआ क्या है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हुई है मैग्नेटिक एनर्जी में, मैग्नेटिक एनर्जी फिर से कन्वर्ट हुई इलेक्ट्रिक एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी फिर से कन्वर्ट हुई मैग्नेटिक एनर्जी में, मैग्नेटिक एनर्जी फिर से कन्वर्ट हुई इलेक्ट्रिक एनर्जी में, फिर से इलेक्ट्रिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक में, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक में, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक में। इस तरह से एनर्जी जो है वो एक दूसरे में कन्वर्ट होती गई। इलेक्ट्रिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती गई, मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती गई। यानी कि एल और सी की जो एनर्जीज है उसके बीच में क्या चलता रहा, ओसिलेशन चलता रहा कि दोनों एक दूसरे में आपस में कन्वर्ट होती गई। ठीक है, इसको अपन नाम देते हैं एलसी ओसिलेशन। अब एलसी ओसिलेशन में दो तरह के ओसिलेशन अपन बोलते हैं। एक तो होता है अनडैम्प्ड ओसिलेशन, ठीक है, एक को तो अपन नाम देते हैं अनडैम्प्ड ओसिलेशन। तो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन में तो क्या होगा, जितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी थी वो सारी की सारी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, जितनी मैग्नेटिक थी वो सारी की सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, यानी कि किसी भी तरह का कोई एनर्जी का लॉस नहीं हुआ। ठीक है, तो जब कोई एनर्जी का लॉस नहीं हुआ तो उस टाइम पे यदि अपन ग्राफ बनाए करंट और टाइम के बीच में, तो करंट बना दो या चार्ज बना दो, एक ही बात है। इनिशियली करंट जीरो थी, फिर धीरे धीरे करंट इंक्रीज होना शुरू हुई, फिर डायरेक्शन चेंज हुई, फिर वापस से डायरेक्शन चेंज हुई, फिर इस तरह से चेंज हुआ, फिर इस तरह से हुआ। तो इस तरह से हर बार करंट उतने ही मैक्सिमम पे पहुंची जितने पहले पे जा रही थी। ठीक है, हर बार मैक्सिमम की वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक है, इसको अपन नाम देते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। सेकेंड अपने पास में आता है डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होगा वो चीज़ समझो। यदि डैम्प्ड ऑसिलेशन की अपन बात करें तो डैम्प्ड ऑसिलेशन ऐसा ऑसिलेशन है जिसमें एनर्जी लॉस हो रही है। क्यों हो रही है, उसके दो रीज़न है एनर्जी लॉस होने के, कि जब सर्किट में करंट फ्लो होगी तो ऐसा कोई वायर नहीं होता जिसका रेजिस्टेंस नहीं हो। ठीक है, इसका मतलब कुछ एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में लॉस होगी ही होगी। और दूसरा, वेरिएबल करंट फ्लो हो रही है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी प्रोड्यूस होगी। तो कुछ एनर्जी तो हीट की एनर्जी की फॉर्म में बाहर निकल जाती है और कुछ एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से इसमें दो तरह के लॉस होते हैं। तो दो तरह के लॉस होते हैं तो धीरे धीरे एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी। तो पहले इतनी यदि एनर्जी थी तो अब इससे थोड़ी सी कम हो जाएगी, फिर और कम हो जाएगी, फिर और कम हो जाएगी, फिर और कम हो जाएगी, लास्ट में जाके क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यानी सर्किट में करंट जितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ऐसे ऑसिलेशन को अपन नाम देते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। और एक्चुअल में होता भी यही है, डैम्प्ड ऑसिलेशन ही होते हैं, क्योंकि ऐसा कोई वायर नहीं होता इसका रेजिस्टेंस नहीं हो और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती ही होती है। तो ये जो ग्राफ बनता है, ये ग्राफ बनता है अपना डैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए। ठीक है, नॉर्मली अपन अनडैम्प्ड ही मानेंगे, लेकिन एक्चुअल में होता डैम्प्ड ऑसिलेशन है कि इसके अंदर कुछ एनर्जी का लॉस होता रहता है। ठीक है, तो ये अपने दो तरह के इसके अंदर ऑसिलेशन हो गए। अब नेक्स्ट इसके अंदर आता है इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। अभी तक अपन ने इसमें फॉर्मूलों की बात नहीं करी है, अब इसमें आएगा इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट जो है वो किस तरह से होता है उसको समझना। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना इसी के अंदर आ रहा है एलसी ऑसिलेशन। तो इसके अंदर अपन देख रहे हैं मैथमेटिकल ट्रीटमेंट किस तरह से होगा। तो अपन को ये पता है कि जो चार्ज है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कैपेसिटर पे कम होता जा रहा है और सर्किट में करंट जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो यदि चार्ज कम होता है तो करंट जो है वो बढ़ती है। तो करंट का अपने पास में फॉर्मूला होता है I = dq/dt। ठीक है, लेकिन I = dq/dt तो तब है जब चार्ज बढ़े और करंट भी बढ़े। लेकिन फिलहाल चार्ज कम हो रहा है, करंट बढ़ रही है, तो I = फॉर्मूला बन जाएगा -dq/dt। ठीक है, तो अपने पास में एक तो फॉर्मूला ये आ गया I = -dq/dt। फिर इसको और आगे बढ़ाते हैं, देखो किस तरह से चलेगा। तो नेक्स्ट अपने पास में इसके अंदर आएगा इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, तो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, एक बार मैं रिकॉर्डिंग चेक कर लूँ सही तो चल रहा है ना, आज कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, चल रहा है। ठीक है, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट को समझो, इसमें क्या चीज़ है। देखो अपने पास में एक तो ये कैपेसिटर है और एक है इंडक्टिव कॉइल है, ऐसे तो जोड़ रखा है अपने दोनों को। ठीक है, ये तो कैपेसिटर है, इंडक्टिव कॉइल L। ठीक है, इसके पास में चार्ज Q है और सर्किट में करंट I है। तो जैसे जैसे चार्ज इसमें कम होता जाएगा वैसे वैसे करंट बढ़ती जाती है, ऐसा ही तो होता है। तो अपन बोलेंगे I = क्या आ जाएगा, -dq/dt। माइनस क्यों लिया गया है, क्योंकि चार्ज कम होगा तो करंट बढ़ेगी, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो I = हो गया -dq/dt। ठीक है, अब देखो इस पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसका फॉर्मूला होता है अपने पास में -L di/dt
और इस पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसका फॉर्मूला होता है V = Q/C होता है। तो मैं यदि यूँ बोलूँ कि माइनस का L di/dt प्लस Q/C = क्या हो जाना चाहिए 0, ठीक है। किरचॉफ लॉ लगा दिया। इसका पोटेंशियल भी क्लोज लूप का टोटल पोटेंशियल क्या होता है 0, तो इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल = क्या हो गया 0। I की वैल्यू यहाँ से उठा के पुट करो यहाँ पे, तो माइनस का L d/dt और I की जगह क्या बोलेंगे माइनस का dq/dt प्लस Q/C = 0। इस माइनस को बाहर लाओ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फॉर्मूला अपना क्या बनेगा L d²Q/dt², L d²Q/dt² प्लस Q/C = 0 प्लस Q/C = 0, ठीक है। पूरी इक्वेशन को L से डिवाइड कर दो, तो यहाँ तो हो जाएगा d²Q/dt² प्लस Q/LC = क्या हो जाना चाहिए 0। ये जो इक्वेशन बनती है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन बनती है, SHM की इक्वेशन बनती है। इसका मतलब LC ऑसिलेशन भी क्या होते हैं एक तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन होते हैं, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन जो बनती है वो यदि याद हो तो वो बनती थी d²x/dt² प्लस ω²x = 0। इन दोनों को कंपेयर करें तो सेम सी इक्वेशन है सेम सी इक्वेशन d²Q/dt² d²x/dt² Q/LC ω²x = 0 इसका मतलब ये इक्वेशन कैसी है SHM की इक्वेशन बन रही है। इसका मतलब ये जो ऑसिलेशन हो रहे हैं LC ऑसिलेशन ये भी कैसे हो रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन या SHM वाले हो रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखो यदि अपन इसमें कंपेयर करें किसमें, एक तो अपन कंपेयर करें मैकेनिकल सर्किट में, मैकेनिकल सर्किट, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, और एक अपन कंपेयर करें इलेक्ट्रिकल सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ठीक है। तो यदि मैकेनिकल सर्किट में अपन बात करें तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट x होता है वो इसमें क्या है चार्ज है, इक्वेशन से पता चल रहा है। तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट x होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में वो क्या है चार्ज q है, ठीक है। और क्या होगा इसमें देखो यहाँ से एक चीज़ और निकल के आएगी, ये तो x हो गया, x तो q हो गया, यानी कि ω² किसके इक्वल हुआ 1/LC के। तो यहाँ से अपने पास में एक फॉर्मूला और निकल के आएगा ω² = 1/LC, तो ω हो जाएगा 1/√LC, तो 2πf हो जाएगा 1/√LC, तो f हो जाएगा 1/2π√LC, ठीक है। ये इसके अंदर फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला और आता है कि इन दोनों के बीच में जो एनर्जीज आपस में चेंज हो रही है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, तो उसका फॉर्मूला ये आता है 1/2π√। नेक्स्ट देखो अब इसके अंदर, तो एक तो अपन ने कंपेयर कर लिया डिस्प्लेसमेंट का और चार्ज को, ठीक है, और समझो। और यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे जो एनर्जी होती है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है ½ mv² होती है। तो यहाँ पर जो एनर्जी होती है वो अपन ने देखा है कौन सी मैग्नेटिक एनर्जी, वो कितनी होती है 1/2LI² होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर करें तो यहाँ पे जो मास आया है m वो यहाँ पे किसके इक्वल है सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट, सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट किसके इक्वल L के आया। यहाँ पे जो वेलोसिटी आई है वो यहाँ पे करंट के इक्वल आई है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी v है और वो क्या होती है dx/dt, वो यहाँ पे किसके इक्वल है करंट I के इक्वल है, और I क्या होता है dq/dt। ये पता भी चल रहा है x किसके इक्वल था q के, तो v होता है dx/dt, तो I इक्वल हो जाएगा dq/dt हो जाएगा। फिर यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी होती थी, यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी होती थी वो होती थी 1/2kx² होती थी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती थी, इलेक्ट्रिक एनर्जी वो होती थी Q0² होती थी। तो x² तो q² के इक्वल हो गया, यानी कि k जो हुआ वो किसके इक्वल हुआ 1/c के, यानी कि जो यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट था, यहाँ पे जो स्प्रिंग कांस्टेंट k है वो यहाँ पे किसके इक्वल हुआ कैपेसिटेंस इनवर्स, कैपेसिटेंस 1/c। तो ये दोनों का आपस में कंपैरिजन होता है, मैकेनिकल सर्किट का और इलेक्ट्रिकल सर्किट का। दोनों का कंपैरिजन कैसे पता चला, यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट x था वो यहाँ पे चार्ज q हो गया, यहाँ से अपन ने निकाला डिस्प्लेसमेंट x चार्ज q के इक्वल हुआ। फिर वेलोसिटी जो होती है वो होती है dx/dt,
तो चार्ज जो होता है वो होता है करंट जो होती है वो होती है dq/dt, यानी कि यहाँ जो वेलोसिटी बनेगी वो यहाँ पे करंट बन जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², वो यहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी होती है हाफ Li0² तो v तो I के इक्वल होता ही है, तो m किसके इक्वल हुआ L के, तो मास जो हुआ वो किसके इक्वल हुआ सेल्फ इंडक्टेंस कोएफिशिएंट L के। फिर यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ kx², वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है Q0² /2c। तो यहाँ जो x जो था वो तो चार्ज के इक्वल हुआ ही है, तो k किसके इक्वल हो गया 1/c के, तो स्प्रिंग कांस्टेंट जो कैपेसिटेंस के इनवर्स के इक्वल हो गया। तो ये क्वेश्चन इसके अंदर बहुत पूछे जाते हैं, चाहे नीट के अंदर पूछ लो, चाहे सीबीएसई में पूछ लो, चाहे आरबीएसई में पूछ लो कि कौन सा किसके इक्विवेलेंट होता है। मैकेनिकल सर्किट में जो मास होता है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसके इक्विवेलेंट होता है, ऐसा पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें अपनी कंप्लीट हो गई है, तो इसको अपन नाम देते हैं एलसी ऑसिलेशन। अच्छा टॉपिक, बड़ा टॉपिक, सिंपल टॉपिक, सीधा टॉपिक, ऐसा ही है। तो इसको पढ़ना है, अच्छे से तैयारी करनी है और पढ़ते रहो, मज़े करते रहो। और कोई डाउट हो तो मुझसे इंडिविजुअली पूछ सकते हो, या फिर व्हाट्सअप पे कर सकते हो, या फिर जो वीडियो है उस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि क्या डाउट्स है। तो पढ़ते रहो, मज़े करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।